यस, गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मोल नेयर बनो। हाँ जी, तो कैसा गया होमवर्क? मजा आया? बिल्कुल बिल्कुल, होमवर्क डिस्कस करेंगे अब हम। तो क्या दिया था मैंने? आई थिंक O1 में और S1 में। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। डाउट्स पूछ सकते हो आप। चलिए, तो आसान थे। चलिए, अच्छी बात है। हो जाने चाहिए बस। एक सेकेंड। चलो, तो O1 में क्या डाउट है जल्दी से बताओ। 1 से 15 तक दिया था ना मैंने। खुश रहो, 1 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है। सारे हो गए? अच्छा, 1 से 10 तक ही दिया था। ठीक है, 1 से 10 तक डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी, चलो। तो 1 से लेके 5 तक किसी को कोई डाउट है क्या? 1 से लेके 5 तक। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है? सारे हो गए? क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है? 1 to 4 ही नहीं आए? वाह भाई वाह। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। चलो, एक क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है कि कितने मोल प्रोटॉन का वेट 1 ग्राम होगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन का वेट 1 ग्राम होगा। ये आपको बताना है। तो पहले नंबर्स निकाल लेते हैं। 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे? अगर 1 ग्राम है, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? तो एक प्रोटॉन का मास AMU। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये क्या आ गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एवोगैड्रो। इतने प्रोटॉन्स का वेट 1 ग्राम होगा। तो कितने मोल हो गए? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? आंसर इज मोल्स कितने हो जाएंगे? 1। और 1 किलोग्राम के लिए कितने मोल्स होने चाहिए? 1 ग्राम में 1 मोल, तो 1 किलोग्राम के लिए 1000 मोल्स। समझ में आ गया? पहले अभी O1 की बात करें।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब इसी तरह के क्वेश्चंस है। और भी तरीके हैं, उससे भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं। ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक तरह से कह सकते हो कि प्रोटॉन का एटॉमिक वेट कितना हो गया, 1। तो 1 ग्राम के लिए क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। ऐसे भी बता सकते हो। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। अरे भाई, माही ने लिखा सर थर्ड फोर्थ सब नहीं हुआ, तो बेटा देखो बहुत आसान है फोर्थ तो। क्वेश्चन नंबर 5 और भी आसान है, 6 और भी आसान है, फोर्थ में क्या डाउट है। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोलर मास मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो मोलर मास मतलब 1 मोल का मास कितना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एवोगैड्रो नंबर से। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास, ये 1 मोल का मास, और इसी को क्या बोलोगे, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एप्पल का मास है, 1 डजन एप्पल का मास क्या होगा। अगर मैं कहता हूं एक एप्पल का मास 100 ग्राम है, तो 1 डजन एप्पल का मास कितना होगा, एक एप्पल का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, इतने इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो बस। हम्म। हाँ, कोई कह रहा सर सारे क्वेश्चन करवा दो, तो फिर बेटा थ्योरी क्यों पढ़ते हो, जेई वाले पेपर में भी ऐसे करना, सर सारे क्वेश्चन करने आ जाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो उससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है बेटा। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, C60H22, C60H22, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 60 × 12 प्लस 22 × 1, ये कितना हो गया, 720 प्लस 22, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 742। लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास है, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो क्या लगा दूं इसके आगे, AMU, क्या लगा दूंगा, AMU। लेकिन आपको किस में चाहिए, ग्राम में, तो 742 इंटू, हो सकता है इससे आंसर 1.66 या 1.67, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, चलेगा, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मुझे लगता है इसमें 1.66 से आ जाएगा, तो 1.66 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कुछ जगह 1.67, तो ये हो सकता है इससे आंसर आ जाए नियर बाई। चलो 1.67 ही लगा देते हैं, इंटू 10⁻⁻24। करो मल्टीप्लाई इसको, 742 इंटू दिस वन, तो ये आंसर आ जाएगा 1230 के आसपास कुछ आएगा, 1230 32, 1230 के आसपास। मल्टीप्लाई कर लो, ये लगभग लगभग ये वैल्यू 1240 इंटू 10⁻⁻24, तो आंसर बॉम्बे आ गया।
नहीं आ रहा आंसर? बताओ, बताइए जी बताइए। नियर बाय कैलकुलेशन कर लो क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। आया या नहीं आया? बॉम्बे आ रहा है? तो फिर कहां प्रॉब्लम है बेटा? क्या ये मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते आप? क्या हमने ये नहीं लिखा हुआ? एक नहीं, दो नहीं, कितनी बार मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बताओ, एक बार नहीं, लगभग 10 बार मैं ये लिख चुका हूं कि अगर एल्यूमिनियम के एक एटम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास अगर 27 है तो एक एटम का मास कितना होगा? 27 AMU। कोई कह रहा है कि इससे मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा ग्राम में कन्वर्ट कौन करेगा? क्या AMU को ग्राम में कन्वर्ट नहीं करोगे? लेक्चर वापस देखो, ये कुछ नहीं किया है। अब आप अगर ये पूछोगे इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, तो AMU ग्राम कन्वर्जन का अता पता तो होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आगे 8th भी बता दो, 9th भी बता दो। क्या लास्ट क्लास में न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले क्वेश्चन किए थे हमने? न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले क्वेश्चन किए थे। चलो बता देता हूं एक और क्वेश्चन, 8th और बता देता हूं। पहले तो ये बताओ, NO3 माइनस में, NO3 माइनस में इसके एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन। चलिए बताओ, देखें जल्दी से इसका आंसर लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 7। ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 यानी 3 टाइम्स तो 24। और एक माइनस चार्ज है तो +1, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32। ये ऐसे आया है। कोई 59 लिख रहा है, कोई 56 लिख रहा है, कोई 62 लिख रहा है। बेटा ऐसे करोगे तो नहीं काम चलेगा ना। हम्म, ज्यादातर ने सही लिखा है। दीपिका ने सही लिखा है, कुंदन ने सही लिखा है, अभिनव ने सही लिखा है, कुमकुम ने सही लिखा है, दीपांशु ने 31 लिखा है, वो गलत है। आयुष ने सही लिखा है। ये तो समझ में आ गया। अब क्या करना है बेटो? बोलो अब क्या बचा इस क्वेश्चन में? ये काउंटिंग हो गई। कैसे आया वो बता दिया। एटॉमिक नंबर के बराबर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन में 24। एक माइनस चार्ज है इसीलिए ये 1 आ गया। अब क्या करना रह गया यहां पर? हमारे पास मोल्स ऑफ NO3 माइनस निकालें। तो NO3 माइनस कितना है? 3.1 मिलीग्राम है, तो 10⁻³ ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का 16, तो 48 + 14। समझ में आई बात? नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के 3 एटम है तो ये हो गया 62। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 10, ये यहां पर 2, तो ये वैल्यू आ जाती 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो नंबर, अब क्या निकालना रह गया हमें यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये मोल्स है 1.2 इंटू 10⁻⁴।
एक में 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटू 32 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो 6 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 3, ये 96, 96 इंटू 10⁻19। तो कितने आसान है, यही तो बता रहा था लास्ट क्लास में। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं निकाले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकाले भाई? छोड़ो 10 की पावर। अब कोई पूछा सर ये 10 की पावर -4 कैसे आया, बेटा जाके 6 क्लास में पढ़ो, वो समझ में तब आएगा। तो देखो अब 8th बता चुका हूं, 7th बता चुका हूं, 9th नहीं बताऊंगा। 9th आप खुद कर सकते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है वो खुद ट्राई करो, खुद कोशिश करो बेटा। जब 8th बता चुका हूं, 9th बता चुका हूं, तो फिर तो वही बात तक सारे ही बता दूं मैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कोई पूछ रहा सर 3.1 कैसे आ गया, बेटा क्वेश्चन पढ़ा तुमने? अभी एक कमेंट आया, किसने लिखा 3.1 कैसे आया? ऋषभ, क्वेश्चन पढ़ा? क्वेश्चन तुमने कौन सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ डेटा दे रखा है क्या? अब कोई कह रहा सर पहला बता दो आप, तो बाकी सब छोड़ो। हा हा हा। 10th बता दो बेटा, 10th नहीं बता तो उसका ऊपर वाले हो गए। जब तुम क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं, क्या एक मॉलिक्यूल का मास बता सकते हो? एक मॉलिक्यूल का बता सकते हो तो इतने मॉलिक्यूल का भी बता दो। मल्टीप्लाई ही तो करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखो कोशिश करो बेटा, जो बताना था बहुत बेसिक से सब डिस्कस किया है, बहुत बेसिक से सब डिस्कस किया है, इसीलिए कोशिश करो सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। अच्छा ये बताओ इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, इसका मोलिकुलर वेट बताओ पहले तो, कॉपर का। अच्छा इसमें कभी कभी अगर यहां नहीं दे रखा है, एक चीज बताऊं, जैसे तो एटॉमिक वेट आपको कहीं ना कहीं किसी सोर्स से देखना होगा, नहीं तो गूगल से ढूंढ लो। कॉपर का एटॉमिक वेट आता है 63.5। तो इस पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास बताओ पहले तो। वेरी गुड। देखिए बहुत, ध्रुव और किस, देव, अप्रितम, जयदीप, दृष्टि, शुभम, तो यहां पर टोटल इसका मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 249.5। तो इसका एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल 249.5 AMU। आप चाहो तो इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 249.5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक मॉलिक्यूल का है। अब जितने मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। और एक और चीज बताऊं, इसको या तो ऐसे लिख दो, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 249.5 1/Na, बिकॉज 1/Na इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻।
कार्तिक बेटा, ये क्या हो रहा है? डिस्कशन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? और एक एक चीज को बार बार मत लिखो, देखो, है ना, एक ही चीज को बार बार मत लिखो। अगर आपका कमेंट नहीं बोला जा रहा है तो समझ जाओ कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब सहज कह रहा है सर जो 6 और 8 में डाउट है बाकी सारे हो गए, जो मैंने नहीं बताया वही डाउट है, बाकी सब हो गए। वाह, क्या दिमाग है। कोई पूछ रहा है, रोशनी जी पूछ रहे 249.5 कैसे आया? सोचने वाली बात है। चलिए S1 पर आते हैं। ठीक है, वापस से करना इनको, मैंने जो समझा दिया। S1 पर आते हैं। चलिए S1 में डाउट्स बोलिए। S1 में डाउट्स पर आइए, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत आसान है, केवल आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो अभी किसी ने पूछा ना कि 249.5 कैसे आया, ये पता चल जाएगा। तो बोलिए, आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। सब हो गए, बहुत बढ़िया जी। अब आप देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं सर बहुत आसान है, सारे हो गए। कुछ कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं हो रहा। आप खुद देखिए डिफरेंस, है ना। और ऑब्वियसली बात है, ये टफ नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिफ्थ में कौन सा पार्ट बताना है बताइए? थर्ड का थर्ड पार्ट बताऊं? आई थिंक लास्ट क्लास में एसिटिक एसिड वाला क्वेश्चन हमने किया था। 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज और फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो इसका मोल्स निकाल लो। 180 ग्राम ग्लूकोज, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? ग्लूकोज के मोल्स, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ जाएंगे? 180। इसका मोलिकुलर मास भी 180, तो ये कितना आ गया? 1। अब बोलिए कौन सा पार्ट निकाला? 1 मोल आ गया। तो अब अगर इसका 1 मोल है तो कार्बन के कितने मोल्स होंगे? 6 मोल्स। हाइड्रोजन के कितने होंगे? 12 मोल्स। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 6 मोल्स। हो गया। लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, नहीं होगा? 1 मोल C6H12O6, तो कार्बन के मोल्स कितने हो गए? 6 मोल। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 12 मोल। फिर ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6 मोल्स। बेटा पेज पलटो, सब मिलेगा। अब आपको शीट पूरी दे रखी है, उसमें सारी एक्सरसाइज है, उसमें पेज आगे पलटो, सब मिल जाएगा। पेज नंबर 51 पर एक्सरसाइज S1 है, पेज नंबर 51 पर S1 एक्सरसाइज मिल जाएगी। 45 पेज नंबर पर O1 मिल जाएगी। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ें और बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा पार्ट चाहिए S1 का?
बोलिए। S1 में अगर 10⁻20 एटम्स है तो मोल्स कितने हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो थर्ड पार्ट का आंसर 100 एटम्स का मास पूछा है ग्राम में। किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, कितना, 14। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU। तो 100 एटम्स का कितना होगा, 100 एटम्स का मास ऑफ 100 एटम्स के लिए क्या करोगे, तो 100 इंटू 14 AMU। अब AMU में चाहिए तो यही आंसर है, ग्राम में चाहिए तो क्या करोगे, 100 इंटू 14 इंटू 1.67 टू 10⁻⁻24 हो गया। ये सब मैं बता चुका हूं, हर एक चीज आपको बता चुका हूं, और इसी तरह से बताइए ताकि ये क्वेश्चन आपसे हो। क्योंकि गड़बड़ी यही होती है कि कभी पूछ लिया जाता है 2 एटम का मास बताओ, कभी 2 मोल का बताओ, तो 2 एटम का कैसे निकालना है, 2 मोल का कैसे निकालना है। एटम का निकालना है तो AMU में आएगा, मोल का निकालना है तो डायरेक्ट ग्राम में निकाल सकते हो। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। ये शीट लैपटॉप में कैसे खुलेगी, चलिए पूछता हूं मैं, देखें लैपटॉप में खुलती है या नहीं खुलती है, आपको बताऊंगा मैं, है ना, ये बात जरूर। और कौन सा पार्ट चाहिए बताओ इसका। फोर्थ फिफ्थ ये सब कर ही चुके हैं। देखो बच्चों, इन्हीं को वापस से करो, लेक्चर्स को वापस से देखो, क्योंकि और इससे ज्यादा कुछ बोलने का अलग से है नहीं है। उन्हीं चीज को एक नहीं 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो कहा जा रहा है उसको फोकस करो, उसको दिमाग में रखो। छोटी छोटी बातें हैं, पहले इवन चाहो तो S1 के क्वेश्चंस पहले करना, S1 के क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करो, फिर O1 पर आना, उल्टा कर लेना, ताकि थोड़ी और स्पीड आ जाए आप लोगों की। सिद्धार्थ फिर से ट्राई करना, सिद्धार्थ फिर से ट्राई करना। O1 के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, है ना। आप सोचो 10 में से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चन, और 10th भी बता चुका हूं बेटा, 10th भी बता चुका हूं O1 का, ये बताया तो था मैंने, और क्या बताऊं। क्वेश्चन नंबर 10th, ये एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, जितने मॉलिक्यूल्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल का मास है, 10⁻22 मॉलिक्यूल का मास आ गया। और भी तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते हो, मोल्स निकाल के भी कर सकते हो, ये तो एक तरीका हुआ। हाँ जी रितेश जी, नाम ले लिया बस। अरे क्या क्वेश्चन पूछो अभी, सीधा सीधा मेन फोकस इस पर रखो। चलो जी, अब आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लास्ट क्लास में क्या बताया था, लास्ट क्लास में PV = NRT बता दिया था क्या,
सारे कन्वर्जन, सारी यूनिट्स याद है क्या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की? बोलिए बोलिए, हाँ या ना? यस। मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के। अब आ गए, अब आ गए। यस, आगे बढ़ें। जस्ट मिनट, थोड़ा सा वेट वेट करो, अगर आवाज आ रही है तो मेरी। हाँ लेकिन तो आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्कशन हुआ है, वापस से अटेम्प्ट करो ये सारे क्वेश्चंस जो भी अभी किए हमने। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना? ये भी बता दिया था प्रेशर किस यूनिट में पुट करना होता है, वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है, आर की क्या यूनिट होती है, ये सारी हमने बात की थी। तो इसी पर अब हम और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। याद है सब? ठीक है, तो फिर से इसी पर कुछ और क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करिए इसका। कौन सी यूनिट में पुट करना है ये आपको सोचना होगा। प्रेशर को किस यूनिट में पुट करें, वॉल्यूम को किस यूनिट में पुट करें, टेम्परेचर को किस यूनिट में पुट करें। फाइंड आउट क्या करना है, मिसिंग पैरामीटर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, इसमें से जो मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या मिसिंग है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको यहां फाइंड आउट करना है। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहले आप फर्स्ट पार्ट करो, वैल्यूज पुट करो और फर्स्ट पार्ट में कितने मोल्स आ रहे हैं वो कैलकुलेट करिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। फर्स्ट पार्ट में कितने मोल्स आ रहे हैं, आपको ये देखना है कौन सी यूनिट में पुट करना है, आर की कौन सी वैल्यू आप यूज करोगे, फिर कैलकुलेशन आपको करनी है। आया फर्स्ट पार्ट का आंसर? तो राइट नाउ जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पीवी इक्वल्स टू एन आरटी इक्वेशन में अगर प्रेशर पास्कल में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, ये तो फिक्स है। और आर की वैल्यू क्या होगी, 8.314। और अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में। और आर की वैल्यू यहां पर 0.0821, इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, याद है ना अच्छी तरह से। और इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। बढ़िया जी बढ़िया, बिल्कुल सही। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, बिल्कुल सही, 1.5। तो यहां पर सॉल्व कर रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट, है ना? यहां पर सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट। तो प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में पुट कर ही सकते हैं। तो 8.314, वॉल्यूम 600 मीटर क्यूब, 1 आर की वैल्यू भी 8.314 इंटू 400। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। सॉरी यहां 1 नहीं, एन निकालना है हमें।
तो यहां पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 600 अपॉन 400 विच इज 1.5। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। जयदीप, दीपिका, रुद्रा, यश, शुष्नाटो। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। इसके लिए सॉल्व करो। अब यहां पर थोड़ा सा कन्वर्जन करना होगा क्योंकि प्रेशर यहां पर आपको टॉर में दे रखा है। प्रेशर जो है वो टॉर में दे रखा है। बताइए क्या आएगा यहां पर आंसर। चलिए सेकंड पार्ट का आंसर। तो क्या करें यहां पर, क्योंकि ये टॉर में है, ये लीटर में है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में। तो सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में प्रेशर को 380 टॉर, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, एटमॉस्फेयर में। किससे डिवाइड कर दो, 760 से। तो ये यहां पर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया। तो एटमॉस्फेयर में ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो यहां पर सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रेशर कितना, हाफ एटमॉस्फेयर। चाहो तो यूनिट्स लिखते जाओ यहां पर। वॉल्यूम कितना है, 8.21 लीटर। मोल्स निकालने हैं, आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन। यही है। तो ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया, 100। ये 100 से कैंसिल आउट हो गया। तो n इक्वल्स टू 1/10 यानी 0.1। बिल्कुल सही। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो था वो तो था 1.5। सेकंड पार्ट का आंसर है 0.1। थर्ड पार्ट पर आते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। थर्ड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर अब आ जाओ। इसमें अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि किसको कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट में किसको कन्वर्ट करें ये सोचो। आंसर आ गए वैसे मेरे पास था। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, दो पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। सब कुछ सही लिखा हुआ है बेटा। ये सब कुछ सही लिखा हुआ है। आंसर इज 0.1। अब हम आ रहे हैं थर्ड पार्ट पर। देखते हैं आंसर क्या आता है। बहुत अलग अलग तरह के आंसर मैं देख पा रहा हूं। कोई 0.02 लिख रहा है, कोई 2.5 लिख रहा है। हाउ टू फाइंड आर, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा। अब जब बात आती, लास्ट क्लास में थे, कुछ बताया था आर के बारे में। पॉइंट 002 ज्यादातर का आंसर ये आ रहा है। 1/500 वही 0.002 हो जाएगा। बट किसी ने 0.0002 एक और जीरो लगा दिया। आंसर लिखूं, आप लोगों ने क्या क्या आंसर लिखे हैं। चलो यहां एक बार आंसर लिखता हूं, क्या क्या आ रहे हैं देखते हैं।
0.02 लिखा है किसी ने 0.002 लिखा है और 0.0002 भी लिखा है। देखते हैं इसमें से और कोई ऑप्शन। 0.4 भी लिखा है, 0.8 भी लिखा है, 2.5 भी लिखा है, 0.25 भी लिखा है, और 2 भी लिखा है। वेरी गुड बेटा, क्या इतने सारे आंसर हैं। चलो क्वेश्चन क्या था? प्रेशर कितना है? 83.14, वॉल्यूम है 50 लीटर। मैं क्वेश्चन उधर लिख रहा हूं, प्रेशर दे रखा है 83.14 पास्कल, वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 लीटर, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 250 के। यही है ना, यही डाटा है। 83.14, 83.14, 50 लीटर, 50 लीटर, 250 केल्विन, 250 केल्विन। अब बताओ किसको कन्वर्ट करें? तो यहां पर दो कॉम्बिनेशन है, जैसा मैंने बताया, अभी हमने लिखा भी था। तो आर की वैल्यू अगर आप 8.314 यूज कर रहे हो तो यहां पर वॉल्यूम किस में आना चाहिए? मीटर क्यूब में और पास्कल में है। तो प्रेशर तो राइट नाउ इस क्वेश्चन में हमें पास्कल में दे रखा था, वॉल्यूम लीटर में, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। चलो अब सॉल्व कर देते हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मोल्स निकालने हैं। प्रेशर 83.14, वॉल्यूम 50 इंटू 10⁻³ ये पास्कल में, ये मीटर क्यूब में। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो अगर ये पास्कल और ये मीटर क्यूब में तो आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर तो फिक्स है, हमेशा ही किस में लिखना है? केल्विन में। सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ गया 10, ये यहां से कट जाएगा, कितना आ गया 5। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू ये 2 इंटू 10⁻³ बिल्कुल सही। तो 0.002 ये आंसर सही है साहब। प्रेशर एटमॉस्फेयर में करोगे तब भी आंसर तो यही आएगा, बट फिर कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन जो है वो आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी क्या फायदा हुआ कि इधर 83.14 है और इधर 8.314 है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारी कैलकुलेशन कम हो गई। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करके फिर भी किया जा सकता है, लेकिन उस केस में फिर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, बट आंसर यही आएगा। आंसर जो है वो यही आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। किसी और का कुछ और आंसर आ रहा है तो गलत है। देखो बेटा, कैलकुलेशन अच्छी करो। ये कैलकुलेशन, इतने सारे आंसर कैसे आएंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा। इतने सारे आंसर कहां से आएंगे? इस एक कैलकुलेशन में इतने सारे आंसर निकाल दिए, आप सोचो। हम्म, मतलब इतने तो डेटा नहीं थे, जिस और भी आंसर ऑप्शंस थे वो तो मैंने लिखे ही नहीं यहां पर। और भी ऑप्शंस थे वो तो लिखे ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो क्या है इसमें? ये कोई टफ कैलकुलेशन? ये टफ नहीं है। अभी कैलकुलेशन थोड़ी और टफ हो सकती है बेटा, यहां तो फिर भी डेटा आराम से कट रहे हैं। जो डेटा मैंने दिए हैं वो बड़े आसान दिए हैं। हाँ, आ रहा हूं मैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? फोर्थ पार्ट का आंसर। इसका अब आपको प्रेशर बताना है। प्रेशर बताना है, बिल्कुल सही, 50 एटमॉस्फियर। तो एक काम करता हूं,
इसको यहां से हटा देता हूं, यहीं पर सॉल्व करूंगा ताकि स्क्रीन ना चेंज हो। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, प्रेशर निकालना है यहां पर, फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, वॉल्यूम लीटर में, एन की वैल्यू 10, अगर ये लीटर में ये एटमॉस्फेयर में तो 0.0821 इंटू 500। इसको सॉल्व करो, ये 100, ये 100 से ये 0 कैंसिल, तो P इक्वल्स टू 50 एटमॉस्फेयर। बिल्कुल बढ़िया जी। तो इसका आंसर आ गया 50, इसका आंसर था 0.002, इसका आंसर था 0.1, इसका आंसर है 1.5। लास्ट पार्ट का आंसर, लास्ट पार्ट का आंसर और बता दो। अब कैलकुलेशन आएगी थोड़ी सी, लास्ट पार्ट में पता चलेगा, अभी तक तो कैलकुलेशन नहीं है। बिल्कुल सही आलोक, रजनीश, पार्थ, नमिता, दीपिका, रक्षित, वर्णित, बिल्कुल सही। लेकिन कैलकुलेशन वापस देखो, कुछ का आंसर 748 के आसपास भी आ रहा है, मतलब 748 ही आना चाहिए, बट किसी का 739 आ रहा है तो वो गलत है। कोई 44 लिख रहा है तो फिर वो कैलकुलेशन की गड़बड़ कर रहे हैं। प्रेशर निकालना है। अब यहां पर किस यूनिट में निकालते हो वो इंपॉर्टेंट। ये अगर मीटर क्यूब में पुट कर रहे हो 10 मीटर क्यूब, मोल्स 3, तो आर की वैल्यू 8.314 इंटू 300। ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी करनी होगी, यानी 90 इंटू 8.314, ये 10 ये कैंसिल, ये किस में आ जाएगा, पास्कल में, क्योंकि ये मीटर क्यूब में तो ये पास्कल में। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 90 इंटू 8.314, और ऐसा नहीं है कि 8.3 लिख दूं, 8.314 ही लिखना है। कैलकुलेशन देखो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस, क्वेश्चन अलग अलग तरह के आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पर 2 डेसिमल प्लेस तक सही सही आंसर देना होता है, तब तो कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे। बट समटाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, और मोस्टली 4 ऑप्शन एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अगर 4 ऑप्शन दिख रहा है एक दूसरे से बहुत दूर है तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो आप, जब ऑप्शंस बहुत दूर है। जैसे एक चीज यहां पर मैं बताता हूं, 8.314 जो है ये रफली एग्जैक्टली तो नहीं, 25/3, बहुत बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहां पर आप नियर बाय ऐसे कह सकते हो 90 इंटू 25/3, ये कैंसिल हो गया 30, तो ये आंसर आ गया लगभग 750। तो 750 के आसपास आंसर आना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं हमेशा यूज करोगे, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो यूज कर सकते हो क्योंकि 4 ऑप्शन दूर दूर है, लेकिन न्यूमेरिकल वाला है तो फिर एग्जैक्टली वही करोगे जो अभी आपने किया है, 748.26, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक सही सही आंसर चाहिए हमें, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये एक पार्ट है। अभी बहुतों को मुझे लगता है कब आर की वैल्यू क्या लेनी है बहुत क्लियरली बता चुका हूं। मार्केट में खरीदने जाते हो, मान लो कहीं इंटरनेशनल मार्केट में गए, कुछ चीजें बेटा डॉलर में पे करनी होती है, कोई रुपए में करनी होती है, कभी कोई डिराम में पे करनी होती है, अलग अलग जगह है। उसी तरह से आर की वैल्यू भी अलग अलग है, डिपेंड करता बाकी की यूनिट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस किलोमीटर में भी होती है, मीटर में भी होती है, जहां किलोमीटर है किलोमीटर यूज करो, जहां मीटर है मीटर यूज करो। तो बड़े सिंपल से इतने बेसिक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। सीरियसली स्पीकिंग इतने सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, शीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस करो। इतना बेसिक, इससे ज्यादा डिटेल में सीरियसली
आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। हाँ, अभी कोई क्या लिख रहा है ये, और क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करने के बाद और वो भी करेंगे। चलो अब इसी में एक और चीज बताता हूं, ये तो हमने कर ही लिए क्वेश्चन, इसी में अब एक दो पॉइंट और आते हैं। पॉइंट ये आता है कि कोई भी गैस जो है, सर क्वेश्चन नंबर 2 में 360 टोर नहीं है, तो बेटा 380 है। 380 डिवाइड बाय 760 करोगे तो 1/2 आएगा। चलो, अब कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, रेयरली करना है। जब मान लो आपने कैलकुलेशन कर दी, कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, बार बार गलत आंसर आ रहा है, तो ऐसा लगता है सर कॉन्सेप्ट गलत है। उस केस में आप कैलकुलेटर से कर लो, ताकि ये समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट नहीं, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो। रेशियो बेटा आर को क्या लेना है वो मैं 10 बार बता चुका हूं, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप खुद उस लेक्चर को वापस से देखो, लास्ट क्लास का भी वापस देखो, आज भी मैंने बता दिया। हमें समझ में आना चाहिए। कोई कहता है 5 मीटर, और कोई तुम्हें कहता है कि तुम्हारे घर से वो जगह कितनी दूर है, 5 मीटर या 5 किलोमीटर, एक ही बात है, अलग अलग है ना। 5 किलोमीटर कोई बोलता है, 5 मीटर कोई बोलता है। उसी तरह से जब मैं बोल रहा हूं पास्कल अलग है, लीटर अलग है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। चलिए, किसी भी एग्जाम में, जेई मेंस, जेई एडवांस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। जेई मेंस या जेई एडवांस के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अब मैं यहीं पर और चीज बता रहा हूं, चलिए उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, एक, अब कोई भी गैस जो होती है ना, गैस का अगर आप केवल वॉल्यूम बताते हो, मैं ये कह दूं कि ऑक्सीजन 100 ml है, ऑक्सीजन 50 लीटर है, ऑक्सीजन 100 लीटर है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप प्रेशर टेम्परेचर नहीं बताते हो। ऑक्सीजन या कोई भी गैस का वॉल्यूम जब भी आप बताते हो, तो साथ में प्रेशर टेम्परेचर आपको हमेशा बताने पड़ेंगे, अदरवाइज उस वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब होता क्या है कि अगर आपको हमेशा बोलना पड़ेगा ऑक्सीजन 250 ml ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन, तो क्या होता है, हर जगह प्रेशर टेम्परेचर आपको बताने पड़ते हैं। तो उसका एक तरीका ढूंढा गया, एक टर्म डिफाइन की गई जिसे हम कहते हैं एसटीपी। सुना हुआ होगा आपने, क्या होती है ये एसटीपी? व्हाट इज एसटीपी? इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, वैल्यूज पता है क्या आप में से किसी को? यानी हमने एसटीपी पे फिक्स कर दिया कि एसटीपी बोला जा रहा है मतलब टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना। अगर हमने बोल दिया एसटीपी मतलब इसमें टेम्परेचर भी फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है, तो बताइए टेम्परेचर कितना फिक्स है और प्रेशर कितना फिक्स है अगर मैं एसटीपी वर्ड बोल रहा हूं तो? टेम्परेचर प्रेशर पूछ रहा हूं मैं, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा हूं। मैंने वॉल्यूम नहीं पूछा। बहुत बढ़िया, बहुतों ने सही सही आंसर लिखा है, अच्छी बात है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो टेम्परेचर तो वही 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हो, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। बट यहां गड़बड़ होती है। प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब 1 बार। बहुतों को ऐसा लगता है 1 एटमॉस्फेयर, जो कि गलत है। 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, ये 1 बार है। ओल्ड कन्वेंशन था, बहुत सालों हो गए उसको चेंज किए हुए, शायद 40-50 साल से भी ज्यादा हो चुके होंगे। ओल्ड कन्वेंशन में ये 1 एटमॉस्फेयर था, अब नहीं है। अब स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 1 बार है। अब स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1 बार है, तो आपको 1 बार यूज करना है, 1 एटमॉस्फेयर यूज नहीं करना है। और बहुत सारी बुक्स में अभी भी 1 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ वो गलत है। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसमें देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और दूसरा, ये टर्म्स एसटीपी जो टर्म है वो कौन, किसने डिफाइन की है? ऑर्गेनाइजेशन है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी, उन्होंने इन टर्म्स को डिफाइन किया है।
तो अगर आपको चेक करना है तो उसकी वेबसाइट पर जाइए, IUPAC की वेबसाइट पर, तो वहां से आपको सही सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी पुरानी बुक्स में अभी भी वो 1 एटमॉस्फेयर है, वो ऑब्वियसली चेंज नहीं हुआ क्योंकि बुक बहुत पहले लिखी गई थी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए या बुक लिखने वाले नहीं रहे, तो इसलिए ये नहीं कि सर उस बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है, उस बुक में ऐसा लिखा। और दूसरा, या आप NCERT से चेक करो या फिर उसकी वेबसाइट से चेक करना। अब इसमें एक मेजर मिस्टेक क्या होती है, इसमें एक मेजर मिस्टेक क्या होती है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। अब मैंने IUPAC लिख दिया तो कोई कहता सर IUPAC की फुल फॉर्म, अरे बेटा काम की बातें पूछा करो ना। क्या आएगा आंसर, बहुत बढ़िया, फिर भी बहुतों को मुझे लगता है यहां पर इस क्लास में सही सही पता है, तो ये अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सही सही पता है ना। वो गलत है जो गूगल पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें जो ज्यादा सर्च हो जाती है वो ऊपर दिख जाती है, तो ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो रिजल्ट देता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो नहीं बताता। बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां पर चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब यहां प्रॉब्लम क्या, प्रेशर 1 बार है, और हम जब पुट करते हैं PV क्वेश्चन RT में, तो प्रेशर ज्यादातर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में। तो सिंस वॉल्यूम हम लीटर में चाहते हैं तो इस 1 बार को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01325 बार। तो 1 बार इक्वल्स टू उल्टा हो जाएगा, तो प्रेशर अगर 1 बार है तो एटमॉस्फेयर में कितना होगा, 1.01325, ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर, ये वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में, 1 मोल, ये एटमॉस्फेयर में, ये लीटर में, तो 0.0821 इंटू 273। एक तो ये प्रोडक्ट आप याद रखो, 0.0821 को जब 273 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 22.41, ये कह सकते हो, ज्यादातर तो हम 22.4 ही लिख देते हैं, चलेगा, बट ये वॉल्यूम इधर से, लेकिन यहां से एक टर्म मल्टीप्लाई होगी 1.01325, और ये आंसर आ जाता है 22.7 लीटर। 1 बार पर करोगे तो 22.7 लीटर आएगा, ठीक है। तो मोलर, इसी को और क्या बोला जाता है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है V सबस्क्रिप्ट में M, इसे हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम एट STP। मोलर वॉल्यूम, मोलर का मतलब 1 मोल, तो मोलर वॉल्यूम एट STP पर 1 मोल का वॉल्यूम 22.7। तो ये 22.4 कैसे आ जाता है, बहुतों को कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि वो जो 22.4 है वो ओल्ड कन्वेंशन है, किस पर, 1 एटमॉस्फेयर। क्योंकि यहां अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो ये 1.01325 वाली टर्म आएगी नहीं, तो फिर आंसर 22.4 आ जाएगा। ये भी लिखवा देता हूं मैं आपको। तो ये मेजर डिफरेंस है यहां पर, ये यहां पर एक और क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, बट इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। अब अगर आप 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पर करोगे तो ये एटमॉस्फेयर में, ये वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स 1.0821 इंटू 273, और इस बार सॉल्व किया तो ये 22.4 लीटर ही आएगा। NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है, यूज करो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा भी, ये तो क्लियर हो गया। अब 22.4 और 22.7 का कोई कंफ्यूजन नहीं। इवन पुराने जेई मेंस के क्वेश्चन में भी ये कंफ्यूजन हो सकता है। पुराने जेई मेंस के पेपर्स निकालोगे तो वहां लगेगा सर STP 22.4 दे रखा है, वो पुराने क्वेश्चन थे, अब नहीं करेंगे हम ऐसा, अब हम 22.7 ही यूज करेंगे।
एक और पॉइंट पर आता हूं। एसटीपी तो हो गया, ऐसी एक और टर्म डिफाइन हुई है ना, एक और इसी तरह की एक और टर्म डिफाइन की जाती है, जैसे एसटीपी है उसी तरह से, एसटीपी की तरह ही। हाँ, एनटीपी कहां पढ़ लिया बेटा, एनटीपी कहां पढ़ा? अगर आप 11th क्लास की 12th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे तो एनसीईआरटी उठाने पर कहीं पर भी ये एनटीपी वर्ड यूज नहीं हो रखा है। तो एनटीपी वर्ड को तो भूल जाना, ऐसा कोई वर्ड अब यूज नहीं होता है। और ये अलग अलग जगह अलग अलग तरह से है, कोई 20 डिग्री टेम्परेचर लेता है, कोई 25 डिग्री टेम्परेचर लेता है, कोई 0 डिग्री भी लेता है, कोई 1 बार भी लेता है, कोई 1 एटमॉस्फेयर। तो ऐसा ऐसा तो कोई वर्ड है ही नहीं। हाँ, एक और ऐसी टर्म है जो आईयूपीएसी ने डिफाइन की है, और वो है एसएटीपी। एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या आता है? तो देखो, प्रेशर तो अभी भी वही 1 बार ही है, लेकिन टेम्परेचर यहां पर 298 केल्विन हो जाता है। 298 केल्विन यानी वही रूम टेम्परेचर, नॉर्मली हम कहते हैं, वैसे इंडिया में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, यहाँ तो अभी गर्मी पड़ रही तो 44 अच्छा खासा है ना। अभिजीत, वो 9 नहीं है जो तुमने लिखा, वो 0 है, ठीक है। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है, इस पर 1 मोल का वॉल्यूम कुछ और होगा। तो यहां पर अगर वॉल्यूम निकाला जाए ऑफ 1 मोल, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एसएटीपी, तो ये ऑब्वियसली कुछ और आएगा। प्रेशर कितना है? 1 बार, तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना है, मोल्स कितने हैं? 1, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है? 298। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 24.789 इस तरह से कुछ आती है। ये याद नहीं करनी है, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने बता दिया आप लोगों को। एम्बियंट का मतलब युग एम्बियंट है भाई, आसपास का इंग्लिश वर्ड है। स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर नॉर्मली रहता है। केदार, क्वेश्चन पूछ लो बेटा, जो भी दिमाग मन में आ रहा है क्वेश्चन पूछते जाओ, अगर रिलेवेंट होगा तो मैं आंसर दे दूंगा, नहीं होगा तो उसका कोई जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये तो बात हो गई एस टी पी एस ए टी पी। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन। तो अब फाइनली हम अगर कोई गैस है तो उसके भी मोल्स निकाल सकते हैं। अरे भाई, किसको एक तो ना, कहां लिखा हुआ है? ये कौन बोल रहा है कि 0.9 लिखा हुआ है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। हाँ हाँ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है बेटा, अभी तो कैलकुलेशन और आएगी। अगर किसी को लग रहा है कि ये ज्यादा कैलकुलेशन है, तो नहीं है, कैलकुलेशन आगे और भी ज्यादा आती है। जेई का एग्जाम दे रहे हैं ना बेटा, ऐसे मत सोचो कि तुम जेई का एग्जाम देने, ऑल ओवर इंडिया से केवल उनको 15,000 स्टूडेंट्स लेने हैं। एनआईटीज की भी बात करो तो उनको भी 20-25 हजार बच्चे लेने हैं। तो कुछ तो आप में अलग होना चाहिए ना। अगर किसी को लग रहा है कि ये इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो फिर तो क्या है, एग्जाम में ऐसा थोड़ी आएगा कि 33 × 3 बताओ क्या होगा, या 57 × 45 बताओ। जेई का एग्जाम दे रहे हो तो जेई का एग्जाम दोगे तो इस तरह की चीजें, ये तो अभी स्टार्टिंग है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये मत सोच के बैठो कि आसान कुछ होगा। जब आपने ये सोचा कि जेई करना है, तो ऑब्वियसली एक चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है, आसान नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स फाइट करेंगे,
इतने सारे स्टूडेंट्स फाइट करेंगे, तो आपको भी उसके लिए तैयार होना है। ये उसके लिए पहले से तैयार रहो कि यस आई एम रेडी, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूं। ये कहो कि कैलकुलेशन आप इससे ज्यादा टफ कर सकते हो, और मुझे पता आप कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपको इससे टफ कैलकुलेशन में करा सकता हूं, क्या प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई तो करना है यार। हाँ, टाइम के ज्यादा लग रहा है तो इस बार बार करो, अपने आप टाइम कम लगेगा। इसको इससे क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये 0.0821 है, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो 8 पॉइंट या 821, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 821 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप इसको 298 से मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट को 3 डिजिट से, 4 डिजिट को 4 डिजिट से, 5 डिजिट को 5 डिजिट से मल्टीप्लाई करो। अरे आर्यन बेटा, जब मैंने ऐसे टीपी लिखा तो बोला ना, तो है सिलेबस में। जब मैं यहां पर नहीं होगा तो कौन बताएगा? जो सिलेबस में नहीं है यहां नहीं बताएंगे, हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। जो सिलेबस में है वही बताया जा रहा है, तो इतना दिमाग तुम मत लगाओ। मैंने क्या बोला था पहले लेक्चर में कि टीचर को बस फॉलो करो। मैंने टर्म लिख दी बोर्ड पर, मतलब याद करना है। मैंने जिसको मना कर दिया, मना नहीं करना है, दैट्स इट, है ना। तो कर सकते हैं, लेकिन पहले तैयार रहो उसके लिए। अभी किसी ने कहा सर डराओ मत, डरा नहीं रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं कि हाँ अभी तो बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, बट वी आर रेडी। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मस्त रहो हो जाएगा, भाई तैयार है हम। चैलेंजेस आएंगे उसके लिए भी तैयार हैं, टफ कोई क्वेश्चन है वो करने के लिए भी तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा वो भी करेंगे, आसान आएंगे वो भी करेंगे, तो ये ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस पर पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसी चीज को। तो फाइनली अब जहां तक हम बात करें मोल की, तो मोल को हमने मास से रिलेट कर दिया, यानी किसी भी सब्सटेंस का मास पता है तो मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हैं, यानी आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हो आप। दूसरा, मोल्स को हमने नंबर से भी कनेक्ट कर दिया। 1 मोल सब्सटेंस Na नंबर, 2 मोल सब्सटेंस ट्वाइस Na, ट्वाइस Na तो 2 मोल, थ्राइस Na तो 3 मोल्स, यानी यहां पर भी कन्वर्जन किया जा सकता है। और गैसेस के लिए आप इसको वॉल्यूम से भी रिलेट कर चुके हो। अगर गैसेज है तो हम इसको वॉल्यूम से भी रिलेट कर चुके हैं, PV इक्वल्स टू nRT के थ्रू फॉर गैसेस। तो एक तरह से मोल की इंपॉर्टेंस ये है कि इसको आप मास वॉल्यूम सबसे रिलेट कर सकते हो। अब होता है क्या, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं आपको, अगर मुझे किसी गैस का वॉल्यूम पता है और उसका मास फाइंड आउट करना है, किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, और मुझे ये देखना है यार मेरे रूम में ऑक्सीजन जो है ना उसका मास कितना है। अब आप सोचो कैसे करोगे, आपके रूम में ऑक्सीजन है और आपसे कोई कहे कि इसका मास निकालो, तो कैसे निकालोगे? उसे क्या भरोगे, उसको क्या किसी बैलेंस में रखोगे? नहीं, आपको बस डेटा पता होना चाहिए कि मोटा मोटी प्रेशर कितना है। तो जो एयर का प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का होता है। 80% के आसपास नाइट्रोजन का होता है, 20% के आसपास वैसे ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत बाकी गैसेज और होती है, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो यहां मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो, आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसका वॉल्यूम आपको पता है, ऑक्सीजन का प्रेशर पता है, तो हम उस ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं। सोचो नॉर्मली रूम की साइज क्या होती है, आप जिस रूम में बैठे हुए ना उसकी हाइट जनरली 3 मीटर के आसपास, मोस्टली ऐसी होती है, 9 फीट 10 फीट के आसपास, यानी रफली 3 मीटर ये कह सकते हो। और नॉर्मली रूम साइज क्या होती है, 10 बाई 12, 12 बाई 13, इसी तरह के होते हैं। यानी मोटा मोटी मान के चलो, मैं यूं कह सकता हूं कि मीटर में बात करूं, क्योंकि हमें फिट में तो नहीं मीटर में चाहिए। तो जनरली एक रूम है जिसकी साइज है, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ए रूम ऑफ साइज। थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं डेटा को बदल रहा हूं,
मान लो उसकी लेंथ है 8.21 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू हाइट उसकी है 3 मीटर, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए मैंने डेटा इस तरह से लिया। इन ए फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ए रूम ऑफ साइज एट 300 केल्विन एंड 0.2 एटमॉस्फेयर। नॉर्मली इसी के आसपास प्रेशर होता है 0.2 एटमॉस्फेयर। तो अब आपको यहां पर पहले ऑक्सीजन के मोल्स निकालने पड़ेंगे और फिर उससे मास निकालना पड़ेगा। बताइए कितना आंसर आएगा। ओ, अब बताइए कितना आंसर आएगा, वो आपको बताना है। जल्दी से लिखिए, ऑक्सीजन का मास निकालना है आपको। एक और चीज मैं बता दूं, जो बार बार इधर उधर के इररिलेवेंट कमेंट कर रहा है उनको ब्लॉक किया जा सकता है, तो आप इस तरह के इधर उधर के कमेंट ना करें। रोहित, ब्लॉक होना है मुझे लगता है तुम्हें। काम करते हैं आईआईटी बॉम्बे में ही जाके ब्लॉक कर देते तुम्हें, ठीक है, वहीं पर। ये ज्यादा अच्छा डेटा बेटा, बहुत अच्छा डेटा है। चलो चलो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वैसे तो ये रूम बहुत बड़ा हो गया, अच्छा खासा बड़ी साइज, यानी रूम नहीं आप हॉल कह सकते हो इसको, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए, यानी ये तो एक रूम नहीं हॉल है, बड़ा सा कह सकते हो आप, क्लासरूम टाइप सा। इसकी 30 बाई 30 के आसपास हो गया। तो चलिए सबसे पहले आंसर बताओ बताओ। आंसर बताना है आपको, मोल्स और फिर मास। मोल्स बता दो, अगर मोल्स बता रहे हो मल्टीप्लाइड बाय फिर क्या करना वो आपको ही पता है। 32 फाइनली यही आंसर आ रहा है क्या? लिख दूं यहां 32 ग्राम, 640 ग्राम। और क्या आंसर आ रहा है बताते हो तो बता दो, लिखो लिखो लो। पास्कल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मीटर को लीटर में कन्वर्ट करो। इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करो, पास्कल में कन्वर्ट मत करो, कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाएगी। तो और कोई आंसर? 32, इसके अलावा 720 कोई लिख रहा है, और बताओ। चलो अब मैं करता हूं। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ रूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रूम, वैसे मैं ज्यादा इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, हाँ, बट 8.21 इंटू 30 ऐसे ही लिख रहा हूं, मीटर क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 8.21 इंटू 30 इंटू 10⁻³ लीटर, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया। तो प्रेशर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब मैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो प्रेशर कितना है हमारा? 0.2 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम लीटर में 8.21 इंटू 30 इंटू 10⁻³ एन निकालना है, आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन। ये वाली टर्म कट जाएगी, 100 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एन इक्वल्स टू, इधर तो 3 बचा, तो ये 3 से ये कितना आ गया? 10। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आ जाएंगे 0.2 इंटू 10⁻⁴, यानी 2 इंटू 10⁻³ यानी 2000। तो बेटा मोल्स ही आ रहे हैं,
इतने तो मोल्स आ गए। तो अब क्या करें? अब क्या करें? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 32 से। इसको करना पड़ेगा 32 से मल्टीप्लाई। यानी मास जो है वो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 2000 ग्राम। हाँ, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा 64,000। वैसे तो पहले एक बार ये लिख देता हूं, ग्राम यानी 64 किलोग्राम। बट बड़ा सा होल है ये, बहुत बड़ा साइज का होल है, 10 बाई 8 मीटर का। ये कमरा नहीं है, बड़ी साइज का हो गया ये, अच्छा खासा बड़ा है। 10 की पावर 3 क्यों आई बेटा? मीटर क्यूब को कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 3 नहीं आएगा क्या? आएगा ना। आप सोचो, एक बड़े से इतनी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास आपने निकाल लिया, नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हो, इसी तरह से किया जाता है। ऑक्सीजन का मास, नाइट्रोजन का मास, ये सब निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत। कोई पूछा 32 कैसे आ गया? ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा था, बात खत्म। 0.2 क्यों दे रखा था? क्वेश्चन में दे रखा था, जो यूज कर रहे हो तुम। देखो बेटा, यूनिट्स किसको किस में कन्वर्ट करना है, किसी भी यूनिट में कन्वर्जन करो, अल्टीमेटली आंसर ये आना चाहिए। अल्टीमेटली आंसर ये आएगा। किसी, अगर आप एटमॉस्फेयर को पास्कल में करोगे, कैलकुलेशन अलग होगी, बट आंसर तो यही आएगा। आंसर यही आएगा, चाहे जिस यूनिट में कन्वर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोल्स कितने हो गए? 2000। मास कितना हो गया? 64 किलोग्राम। ठीक है, चलो जी, एक और क्वेश्चन देता हूं यहां पर। यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, धीरे धीरे देखो, थोड़ा थोड़ा लेवल अप बढ़ा रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा लेवल अब हम बढ़ा रहे हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, लेकिन डेफिनेटली जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि इसका मास इतना है तो मोल्स बताओ, मोल्स इतना है तो मास बताओ। ऑब्वियसली धीरे धीरे अब लेवल को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा हमें। वंश होती तो इतनी ही है, ऑक्सीजन नियरली 20% ही होती है। सारी कैलकुलेशन सही है बेटा, वापस से करो, सब सही करो। सब सही किया, डोंट वरी। 10⁴। अरे क्या करते हो? ये एन इधर लिखा हुआ है, 10 की पावर 4 इधर है, तो 10 की पावर 4 ही रहेगा ना। एन को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो माइनस हो जाएगा। मत करो बेटा ऐसा। हम्म। हाँ, मत करो ऐसी ऐसी बातें मत करो, अच्छा नहीं लगता सुन के। आप 11th क्लास में आने वाले हो, आ चुके हो, आने वाले क्या हो, या आने वाले हो ये भी कह सकता हूँ, रिजल्ट अभी आएगा बट। हम्म। कन्वर्जन देखो आराम से, बड़ा सिंपल सा ही है। रोहित कैलकुलेशन गलत हो रही तो क्या करें बताओ? कैलकुलेशन में कुछ नया तो है नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बताओ देखे इसका आंसर क्या आएगा।
2000 ग्राम तो सुखप्रीत आए नहीं, 2000 तो मोल्स आए हैं। सुखप्रीत 2000 ग्राम नहीं आया, 2000 मोल्स आए हैं। कैलकुलेशन करना बेटा आराम से, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं, मेन चीज है यूनिट्स प्रॉपर होनी चाहिए। और ये जो की मैंने वो सही है, तुम वापस ढंग से करके देखना। अब जो क्वेश्चन पूछा उस पर आ जाओ। जो क्वेश्चन दिया है उस पर आओ जल्दी से। बताओ, ध्यान रखना एटॉमिक वेट पूछा है। 46 तो नहीं आना चाहिए। यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो सकती थी, लेकिन ध्यान रखना टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर। चलो अब मैं बताता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एनआरटी है ना। मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, हाँ या ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास को जनरली हम W से लिखते हैं, तो W डिवाइडेड बाय मोलर मास को हम कैसे लिखते हैं? M से। और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। यानी मास पता है, मोल्स निकालने हैं, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां पर अब मैं इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह और क्या लिख सकता हूं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस क्वेश्चन में हमें प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मास दे रखा है, आर पता है, टी पता है, तो मोलर मास निकालना है। लेकिन ये मोलर मास आएगा किसका? डायटोमिक गैस का। किसका आएगा? डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब पता है? डायटोमिक मतलब O2, N2, H2। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसीलिए डायटोमिक। ट्राइएटोमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो मोनोएटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, ऐसे वर्ड यूज होते हैं। तो अब यहां पर प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम किस में है? ml में। तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। मैं यूनिट भी लिख देता हूं यहां पर, नहीं ये तो एटमॉस्फेयर में, ये अब किस में आ गया? लीटर में। कितने ग्राम है? 1 ग्राम। मोलर मास निकालना है, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू 273। और मैंने क्या बताया था? इसका प्रोडक्ट याद रखो, ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 22.4। तो अब मैं इसकी जगह यहां पर क्या लिख रहा हूं? 22.4। अब बताओ कैलकुलेशन कर पाओगे या फिर मेरे को करो? देखें यहां से m इक्वल्स टू क्या निकल के आ रहा है, जल्दी से बताओ। m की वैल्यू बतानी है, यहां से m क्या आ रहा है? m की वैल्यू बताओ। तो ये m की वैल्यू आ रही है, यहां से सॉल्व करो, ये कर सकते हो आप इजीली।
50 ग्राम, यानी मोलर मास कितना आया 50 ग्राम। लेकिन ये नहीं पूछा आपसे, ये नहीं पूछा गया है। पूछा क्या गया है? एक एटम का मास, एक एटम का मास। O2 का मॉलिक्यूलर मास 32, तो ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16। तो ये डायटोमिक गैस का मास है। एक एटम का मास क्या होगा? इसका आधा। यानी आंसर इज एटॉमिक मास पूछा जाएगा। मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता तो आंसर क्या होता? मॉलिक्यूलर मास इज 50, बट एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका आधा करेंगे, क्योंकि इसमें 2 एटम है, इसीलिए 25 ये फाइनल आंसर होगा। ट्राई एटॉमिक होता तो 3 से डिवाइड करते। अगर मान लो लिखा होता ट्राई एटॉमिक गैस तो 50/3 आंसर होता। टेट्रा एटॉमिक लिखा होता तो 50/4 करते, और अगर मोनो एटॉमिक होता तो वही 50 आंसर ही हो जाता। तो ये यहां पर हमने लिखा है, राइट। चलिए, तो हाँ, तो कहां यूनिट लिखी मैंने कहां यूनिट लिखी? मॉलिक्यूलर मास 50, एटॉमिक मास 25 आंसर है। हाँ, लेकिन सुनो सुनो, यहां एटॉमिक मास नहीं पूछा, वेट ऑफ वन एटम पूछा है। सॉरी, रुको रुको रुको, यहां क्या पूछा गया है? वेट ऑफ वन एटम। ये तो एटॉमिक मास है, एक एटम का मास कितना होगा? तो एक एटम का मास जो होगा, बिल्कुल सही। एटॉमिक मास पूछा है तो आंसर 25। तो राइट नाउ ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि पूछा हुआ क्या है? वेट ऑफ वन एटम। तो वेट ऑफ वन एटम इज 25 AMU। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए, होमवर्क दे रहा हूं मैं आज की क्लास में यहीं तक। तो आपको फर्दर आगे और होमवर्क में दे रहा हूं। जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए हैं उनको भी वापस से करो, लेक्चर को वापस से देखो। अगर कम समझ में आया तो फिर से उनको वापस से देखो। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक दिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में अब मैं दे रहा हूं, पहले तो S1 से दे रहा हूं। S1 में 5th तक हमने किया था। तो एक काम करते हैं, 6th से लेके 18 तक, और O1 में 10 तक तो कर लिए थे। तो यहां पर अब हम करेंगे 11 से लेके 15 तक। बस चलिए, इतना ही होमवर्क है। और जो बाकी के पुराने क्वेश्चंस हैं ये भी आप वापस करो। जो धीरे धीरे हुए हैं उनको बार बार करो, अपने आप स्पीड आएगी, अपने आप बातें समझ में आएगी। वापस से थोड़ा सा लेक्चर देख सकते हो। अगर कहीं किसी को लगता है ये नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस, हिट एंड ट्रायल करो। क्वेश्चन करते वक्त नहीं हो रहे हैं, फिर से थोड़ा लेक्चर देखो, फिर क्वेश्चन करो, फिर से लेक्चर देखो, फिर क्वेश्चन करो। इस तरह से धीरे 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 बातें और आपको समझ में आती जाएगी। मेरा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कोई सा भी काम सोच लो, आपने पहली बार क्या, आपने जो भी कुछ करना स्टार्ट किया है पहली बार में किसी से नहीं होता। क्रिकेट खेलने लगे तो पहली बार में हो गया? नहीं हुआ। आप सोचो, एक बॉल फेंकते ना, कैच करने वाली जो इनिशियली जब करते ना तो उसकी डायरेक्शन नहीं पता चलती, बॉल कहां आ रही है, कैच नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे क्रिकेट खेलने जाते हैं, पहले दिन से नहीं खेल पाते हैं, आउट हो जाते हैं। अगर पहली बार आप सोचो क्रिकेट खेलने गए तो आउट ही होते हो आप, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। बट धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तभी खेल पाओगे। और जो पहली दूसरी बार में आउट हो गया
वो फिर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। और दूसरे स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है, पहले दिन आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते। इनफैक्ट चलो, क्या लगता है आपको साइकिल चलाना आता है, स्विमिंग करना आता है? आप क्या पहले दिन में पानी में कूदे और आप स्विम करने लग गए? ऐसा नहीं होता। आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आपको स्विमिंग आती। किसी को भी पहले बार में स्विमिंग नहीं आई है, थोड़ा ही टाइम लगता है। पानी में जाते हो, हाथ पैर मारते हो। इवन बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, जब आप स्विमिंग करने जाते हो ना, तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाथ को भी हिलाओ, पैर को भी हिलाओ। आप पानी में जाते हो, हाथ हिलाने लगते हो तो पैर नहीं हिलते, और पैर हिलाने लगते हो तो हाथ रुक जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता, दोनों, आपको लगता दोनों एक साथ नहीं हिल रहे, क्योंकि वो जो दिमाग है ना, वो एक साथ अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। थोड़े दिनों के बाद वो करने लगता है, उसकी आदत हो जाती है, थोड़े दिनों के बाद वो सब करने लगता है। आप इनिशियली पानी में जाते हो, डूबने लगते हो। ऐसा क्या होता है साहब, 25 दिन के बाद आप पानी में नहीं डूबते, पानी में स्विम करने लगते हो। क्या हो गया आपकी बॉडी में? हल्की हो गई, आपका वेट कम हो गया। यानी पहले दिन आप पानी में कूदे थे तब शायद 60-70 किलोग्राम के थे, और 10-15 दिन के बाद आपका वेट 20-30 किलोग्राम हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ फिर, क्योंकि आपने सीख लिया कि कैसे बॉडी को फ्लोट करवाना है। इसका कोई साइंस नहीं है, पानी में बैठे, यानी इसकी कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई इंस्ट्रक्टर कह देगा। हाँ, थोड़ा आइडिया दिया जाता है कि देखो हाथ को ऐसे हिलाओ। जब आप करने लगते हो तो अपने आप होने लगता है। बिना पानी में उतरे कोई स्विमिंग नहीं सीखता, और ना पहले दिन कोई सीखता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। और हर काम, आप कोई सा भी काम हो, आपको क्या लगता है कि पहले दिन आप, जब आप बहुत छोटे थे तो एक ही बार में चलना सीख गए? पता नहीं, आपको नहीं पता, अपने मम्मी पापा को पूछना कितनी बार गिरे होंगे आप। उसमें महीनों लग जाते हैं। धीरे धीरे आप चलना, स्क्रॉल करना लगते हो आप, पहले स्क्रॉल करते करते फिर धीरे धीरे खड़ा हो, किसी का सहारा लेके खड़े होते हो। फिर जब आप थोड़ा चलने लगते हो तो कभी 1 कदम पे गिर जाते हो, कभी 2 कदम पे गिर जाते हो, कभी 3 कदम पे गिर जाते हो। तो आसान कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके चीजें समझ में आएगी। और यहां पर भी ऐसा ही है। लेक्चर्स को वापस से देखो, फिर क्वेश्चन करो, और बहुत बेसिक से पढ़ाया मैंने, बहुत बेसिक से पढ़ाया। तो इसीलिए ये साइकिल चलाते रहो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। और छोड़ दोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना? तो चलिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।